हम लोग इस लेक्चर में जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड द फंक्शन एफ वी। इस लेक्चर में हम गैस मॉलिक्यूल का नंबर डिफाइन करेंगे एक वेलोसिटी रेंज के अंदर, जो वेलोसिटी रेंज होगा v से v प्लस डेल वी। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं? हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं नंबर गैस मॉलिक्यूल्स का नंबर डिफाइन करेंगे जो एक वेलोसिटी रेंज के अंदर होगा v प्लस डेल वी के अंदर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? v टू v प्लस डेल वी के अंदर क्या डिफाइन करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिफाइन करेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग। यह जो यहाँ पर मिला हुआ है आपको एक वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? किसी कंटेनर जो गैस लिए है, मतलब कोई एक ऐसा कंटेनर है जिसमें गैस है। ठीक है, कोई एक कंटेनर है जिसमें मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई गैस है। गैस मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर के अंदर जिसमें है ये, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या करेंगे? कॉलिजन करेंगे। क्या करेंगे? लगातार कॉलिजन करते हैं, एक दूसरे से लगातार कॉलिजन करेंगे। और उनकी किसी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी v है, वो कॉलिजन कर रहे हैं, तो किसी इंस्टेंट पर अगर उनकी वेलोसिटी v है तथा कुछ टाइम के बाद स्पीड उनकी अगर इंक्रीज होती है और v से v प्लस डेल वी हो जाता है, उनकी स्पीड v से v प्लस डेल वी हो जाती है। तो अतः हम ये देखते हैं कि उनकी स्पीड बदल रही है। अगर किसी कंटेनर में गैस रखा और वो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लगातार वो टकराते रहते हैं, और किसी इंस्टेंट पर अगर उसकी स्पीड v है और किसी दूसरे इंस्टेंट पर उसकी स्पीड अब v प्लस डेल वी हो गया, तो हम तो ये ऑब्जर्व कर ही लेंगे कि उनकी स्पीड लगातार क्या हो रही होती है? बदल रही होती है। तो जो गैस है, इस गैस का अलग अलग इंस्टेंट पर जो ये स्पीड है, इसी स्पीड को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अलग अलग इस टाइम पर जो इनकी स्पीड हो जाती है, बदल जाती है, इसी को हम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। गैस कंटेनर के अंदर जो रखा हुआ है, पता चला कि 1 सेकंड में अभी ये वेलोसिटी है, 2 सेकंड बाद कहीं और इधर वेलोसिटी हो गई और v प्लस डेल वी हो गया, v प्लस डेल वी 2 हो गया, कुछ और वेलोसिटी हो गई, तो हम इसी को स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब आ जाते हैं, आगे बात करते हैं कि जब हमने कंटेनर लिया और कंटेनर के अंदर गैस रख ली है, तो ये गैस कंटेनर के अंदर ये गैस एक दूसरे से टकराएंगे और अपनी स्पीड बदलेंगे, किसी भी इंस्टेंट पर अपनी स्पीड बदलेंगे। और अगर ये गैस आइडियल गैस है, ये गैस कैसा गैस है? आइडियल गैस है, और इस कंटेनर के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी स्पीड को बदल रहा है, तो v टू v प्लस डेल वी कर रहा है। मान लो ये स्पीड कर रहा है, ये स्पीड मान लो ऐसे हो रहा है, डी डेल वी हो रहा है। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो इस बात को बताएंगे कि उसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, या हम ऐसे करें कि इसमें जो v प्लस डेल वी है, इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो बदल रही है, तो वो इस बात को बताएंगे कि कितने ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो अपनी वेलोसिटी को लगातार इस वेलोसिटी रेंज के अंदर बदल रहे हैं। और यही जो बदलना है, यही मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड कहते हैं। या एक बार फिर आप समझ लें, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ इस बात को, कि वेलोसिटी रेंज v टू v प्लस डेल वी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इस बात को जो बताएंगे कि उसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड कहते हैं। उसी को मैक्सवेल लॉ ऑफ स्पीड कहते हैं। फिर से मैं यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पाएँ कि जैसे हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर ये v प्लस डेल वी टू v प्लस डेल वी इतने वेलोसिटी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बताने की कोशिश करेगा मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड लॉ, कि कितने ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो इस रेंज के अंदर अपनी वेलोसिटी को बदल रहे हैं। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यही समझ जाएं बस।
कि किसी कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं और वो किसी इंस्टेंट पर अगर उसकी वेलोसिटी v है और लगातार उसकी वेलोसिटी बदल रही है v से v dv के अंदर, तो इस वेलोसिटी के अंदर कितने ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो अपनी वेलोसिटी को बदल रहे हैं। यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बताने वाली जो लॉ है उसी को हम मैक्सवेल वेलोसिटी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। इस वेलोसिटी रेंज के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर हैं, उसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड में करते हैं। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड क्या है, कि किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। दिस कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड। ठीक है बेटे, इतना तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आगे क्या है। माना आदर्श गैस है कोई, मान लेते हैं कि कोई आइडियल गैस है और आइडियल गैस की नंबर ऑफ पार्टिकल n है। तो लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कैपिटल N है, नंबर ऑफ पार्टिकल, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ पार्टिकल n, ठीक है, n है। और याद रखना कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी कंटेनर के अंदर हैं, तो ये किसी कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, ये रैंडम डायरेक्शन का मोशन करेंगे। किसी कंटेनर के अंदर ये नंबर ऑफ पार्टिकल हैं n, तो ये किसी भी कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, रैंडम डायरेक्शन में मोशन करेंगे। अगर ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो इनका डायरेक्शन तीनों एक्सिस में होगा, x y z हर एक एक्सिस में होगा। और इन मोशन के दौरान ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलिजन भी करेंगे और एक दूसरे से कोलिजन करने के साथ साथ ये वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराएंगे। जब ये एक दूसरे से कोलिजन करने के साथ साथ वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराएंगे तो याद रखना कि इनकी जो वेलोसिटी होगी वो हर एक इंस्टेंट पर चेंज होती रहेगी, और इनकी वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पर चेंज होती रहेगी। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें कि ये सारा चीज़ हम जिस टाइम पर ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम का इनका टेम्परेचर भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सपोज़ कर लेते हैं उस टाइम का टेम्परेचर कितना है, T है, ठीक है। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भी टकराएंगे और वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराएंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम हो, तो हर एक मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी डिफरेंट होगी। हर एक मॉलिक्यूल्स की स्पीड डिफरेंट होगी और हम सपोज़ कर लेते हैं कि मतलब कि कोई मॉलिक्यूल है और उस किसी कंटेनर के अंदर जो भी गैस भर लिया है आपने, उसकी स्पीड ऐसे है, ऐसे कोई गैस मॉलिक्यूल है, कोई आइडियल गैस आपने किसी कंटेनर में ले लिया तो उसकी स्पीड ऐसे है, ऐसे। तो हमने हर एक गैस मॉलिक्यूल की स्पीड को किससे शो किया है, यहाँ पर एक एरो से शो किया है। किससे शो किया है, एरो से शो किया है। यहाँ पर जो एरो का हेड है वो हेड ये बताएगा कि गैस मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन में चल रहा है, और लेंथ ऑफ एरो क्या बताएगा कि उस गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ एरो को देख कर आप ये समझ पा रहे होंगे कि किसी भी कंटेनर के अंदर जो आपने ये आइडियल गैस भर रखा है, इस आइडियल गैस की स्पीड हर एक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए सेम नहीं है। जिसका एरो बहुत बड़ा है उसकी स्पीड बहुत हाई होगी, जिसका एरो बहुत छोटा है उसकी स्पीड बहुत लो होगी। इसका ये मतलब हो गया कि गैस मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेलोसिटी के साथ कंटेनर के अंदर चल रहे हैं और एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और एज वेल एज वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलिजन कर रहे हैं। ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो हम यहाँ पर एरो बनाए हैं ये समझ लेना कि गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का डायरेक्शन है और उनकी वेलोसिटी है जो उस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है उनकी, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। और ये डायरेक्शन एरो का और ये सब ये बता रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में गैस मॉलिक्यूल्स चल सकते हैं और हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में चल रहे हैं वो, ठीक है। तो अगर ये सब आप जानते हैं तो यह जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि क्या ज़रूरी हो जाता है कि पार्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या हाउ मेनी
मॉलिक्यूल्स आर देयर, मॉलिक्यूल्स आर देयर, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज के अंदर हैं? तो अगर आपको ये जानना है तो कुछ बातें तो आपको और भी पता करनी पड़ेंगी, तो हम वो बात भी, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ वेलोसिटी रेंज, कौन सी वेलोसिटी रेंज में ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप फाइंड करने चल रहे हैं, v/v प्लस डेल वी, इस वेलोसिटी रेंज के अंदर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने चल रहे हैं। नाउ टू डू दिस लेट मी शिफ्ट above velocity vector to a single point, ठीक है। इसको हम एक वर्ड में लिखते हैं तो इसको बोला जाता है शिफ्टिंग पैरेलली, इसको शिफ्टिंग पैरेलली बोलते हैं। तो उस कंटेनर के अंदर अगर जो गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ डिफरेंट डायरेक्शन से। तो अगर मैं इनकी वेलोसिटी को एक वेक्टर मान लूँ तो ये बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर हो गए। इन वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, एक सिंगल पॉइंट से शिफ्ट करते हैं, यानी कि शिफ्टिंग पैरेलली अगर इनको करते हैं तो देखो कैसे शिफ्ट करेंगे, इनको कैसे शिफ्ट करेंगे। इसके लिए देखो क्या करेंगे हम लोग कि ये हमारे पास सारे जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऐसे बनाया हमने, ये ऐसे बनाया, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको सबको हम शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे इनफाइनाइट गैस मॉलिक्यूल्स होंगे और वो सबको अगर एक जगह से हम ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो कुछ उनकी वेलोसिटी का, हर एक वेलोसिटी को हमने एक वेक्टर के तरीके से यूज़ किया है तो उनका वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे इस तरीके से होगा। तो हम इसे बोलते हैं दीज आर वेलोसिटी वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, दीज आर वेलोसिटी वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, दीज आर वेलोसिटी वेक्टर। अब अगर आप देखें जो कि वेलोसिटी वेक्टर हैं और अगर आप देखें तो आपने वेलोसिटी को शो कर दिया है और ऐसे एक्स वाई और जेड एक्सिस में। तो अगर आप एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी लें वी एक्स, वाई पर आपने वेलोसिटी लिया वी वाई और जेड पर वेलोसिटी लिया आपने वी जेड, ठीक है। तो आप इसे एक्स वाई जेड का वेलोसिटी स्पेस बोलेंगे। एक्स वाई जेड में क्या बोलेंगे आप, स्पेस में ये वेलोसिटी वेक्टर हैं। क्या है ये, वेलोसिटी वेक्टर हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर है और हर एक डायरेक्शन में यहाँ पर वेलोसिटी में है, हर एक डायरेक्शन में पार्टिकल। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एक आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर एक आप स्फीयर ड्रॉ करें जिसकी रेडियस v हो, क्योंकि ये सब वेलोसिटी वेक्टर है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर है तो जो स्फीयर ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस कितना होगा, v ही होगा। वेलोसिटी स्पेस में जो स्फीयर ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस v ही तो होगा। तो हमने अगर मान लो कि एक स्फीयर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया हमने और जिसका रेडियस कितना है, v है। तो रेडियस ऑफ द स्पेस, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज v। मान लो एक रेडियस, हम एक v रेडियस का एक स्फीयर हमने ड्रॉ कर लिया। अब v रेडियस का जो आपने स्फीयर ड्रॉ किया है, जिस किसी भी वेलोसिटी का वेक्टर v इस स्फीयर के बिल्कुल सरफेस पर ख़त्म होता है, हम ये समझ जाएंगे कि उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी v रही होगी। ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल को आप काउंट कर लेंगे और एक पर्टिकुलर स्पेस ऑफ रीजन, यानी कि आप जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप काउंट कर लेंगे। अब आपने v रेडियस का जो ये स्फीयर ड्रॉ किया है, जिस किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इस स्फीयर के सरफेस पर ख़त्म होगी, उनको काउंट कर लो आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे उस वेलोसिटी रेंज के अंदर। समझ पा रहे हो बात ना। तो जितने भी वेक्टर का हेड स्फीयर के एंड पर
एंड पर ख़त्म हो रहा है या एंड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v है। ये आप समझ ही गए यहाँ पर। और अब एक और स्फीयर ड्रॉ कर लें जिसकी रेडियस कितनी हो, v से डेल v हो। एक और स्फीयर ड्रॉ करो जिसकी रेडियस v से कितना हो, डेल v हो। अब अगर एक और स्फीयर आप ड्रॉ करते हो जिसकी रेडियस v से कितना हो, डेल v हो, ये एक स्फीयर आपने ड्रॉ किया, इसकी रेडियस कितनी ले रहे हो, v से डेल v ले रहे हो। इस वाले ब्लू कलर वाले का जो रेडियस ले रहे हो वो कितना ले रहे हो, v से डेल v ले रहे हो, इसकी रेडियस इतना ले रहे हो। और इस पिंक कलर वाले का रेडियस कितना लिया है आपने, v ले रखा है। समझ पा रहे हो ना बात आप। अब आपका यहाँ पर थोड़ा सिनेरियो और एक्सपोज करता है इस चीज़ को, क्या कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। There the number of velocity ending in between outer sphere and inner sphere, जो अभी आपको समझाया वही मैं लिख रहा हूँ, इनर स्फीयर। ठीक है, जिन वेलोसिटी का वेक्टर इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर पर ख़त्म हो रहे हैं, जो आपको समझाया वही लिख रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी इन रेंज v टू v प्लस डेल v है। वही जो आपको हमने समझाया कि जिन वेलोसिटी वेक्टर v और v प्लस डेल v पर ख़त्म हो रहे हैं, उन वेलोसिटी रेंज के अंदर हम सपोज कर लेते हैं कि कुछ नंबर ऑफ कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं, और उन्हीं को हम अब कैलकुलेट करेंगे। एक वेलोसिटी रेंज के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें अब कैलकुलेट करना है तो एक स्फीयर हम ले लेते हैं, और उस स्फीयर का क्या लेंगे हम, वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी रेंज लेंगे। तो वेलोसिटी रेंज लेने के लिए हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। और वो हम मान लो ये वी जेड ले रहे हैं और इधर वी वाई ले रहे हैं। मान लो कि ये हमारे पास वी वाई है और ये हमारे पास वी जेड है, और ये हमारे पास उस स्फीयर के अंदर का कोई एक स्पेसिमेन ऑफ मटेरियल है, हमने ये ले लिया है, उसी में से हमने वॉल्यूम लिया है और बहुत छोटा वॉल्यूम लिया है। और उस छोटे वॉल्यूम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा वॉल्यूम है, ऐसे ये है वॉल्यूम, और उसी वॉल्यूम के अंदर लिया है हमने, ये है स्फेरिकल, और इसका रेंज कितना है, v से v प्लस b टू v प्लस डेल v है। ये हमने उसका रेंज ले रखा है। और इधर की वेलोसिटी vx है, इधर की वेलोसिटी vz है, और इधर की वेलोसिटी vy है। ठीक है, यहाँ पर ये हमने ले रखा है। और यहाँ से जो इसकी वेलोसिटी है, यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, वो v है। तो अब हमने इस स्फीयर का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, वॉल्यूम एलिमेंट, और उस वॉल्यूम एलिमेंट को हमने यहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम O से कंपैरिजन करना स्टार्ट किया है। अब अगर हम देखें तो Vx, Vy और Vz आर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v वेक्टर। और अगर इसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v वेक्टर है तो इसकी वेलोसिटी आप कितना लिखेंगे, तो इसकी वेलोसिटी आप लिख सकते हैं वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर Vx ऑर्थोगोनल वेक्टर i, और Vy और j वेक्टर, और Vz और e वेक्टर के लिख सकते हैं, i j k के अंदर आप इस तरीके से उसकी वेलोसिटी लिख सकते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप इसको Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz, इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और इन द वेलोसिटी स्पेस के अंदर यही होगा इसका वेलोसिटी स्पेस। इन द वेलोसिटी स्पेस वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, इन द वेलोसिटी स्पेस वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा,
इस वेलोसिटी स्पेस के अंदर वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा। एग्जैक्टली जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई जेड लेंथ के रूप में ना लेकर हमने वेलोसिटी ले रखा है, वी एक्स वी जेड और वी वाई वेलोसिटी ले रखा है। तो इस वॉल्यूम स्पेस के अंदर वेलोसिटी ही हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट हो जाएगा। तो वी एक्स वी वाई और वी जेड, तो इसका वॉल्यूम स्पेस क्या हो जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू डी वी एक्स हो जाएगा, डी वी वाई हो जाएगा और डी वी जेड हो जाएगा। इसका वॉल्यूम स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब इस वॉल्यूम स्पेस को हम आगे बढ़ाएं तो नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल number of molecules lying in between velocity range। अब मैक्सवेल now according to Maxwell number of molecules lying in between the velocity range v2 vx प्लस डेल v के अंदर देखते हैं हम ज़रा, डेल vx के अंदर देखते हैं कि क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें। और वेलोसिटी रेंज, अब हम एक चीज़ और बता दें आपको, वेलोसिटी रेंज अब हमारा केवल एक ही एक्सिस में नहीं रह गया है, y में भी हो गया है और z में भी हो गया है। तो हम ऐसा करते हैं, इसी में वो भी लिख लेते हैं, वेलोसिटी रेंज vx टू vx प्लस डी वी एक्स लिख लेते हैं, छोटा सा हम यहाँ पर डी वी एक्स लिख लेते हैं, और वी वाई टू वी वाई प्लस डी वी वाई लिख लेते हैं, एंड तीनों एक्सिस का वेलोसिटी लिख लेते हैं, और वी जेड टू वी जेड प्लस डी वी जेड लिख लेते हैं। ये वेलोसिटी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन भी है, आर इक्वल टू, ये सारे जितने भी वेलोसिटी रेंज के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे किसके इक्वल होंगे जी, डी एन इज इक्वल टू एन ए क्यूब ई टू दी पावर माइनस बीटा वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर और डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड। ये फार्मूला आपको याद ही होगा कि यहाँ होता है, हर एक वेलोसिटी रेंज के अंदर ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, हर एक वेलोसिटी रेंज के अंदर ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, अब एक चीज़ हमको पता है कि हम ये जो वैल्यू है वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, इसके इक्वल टू वी स्क्वायर कैलकुलेट कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर रखी है, ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रखी है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि डी एन इज इक्वल टू एन और ए क्यूब ई टू दी पावर माइनस बीटा और वी स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोग वॉल्यूम एलिमेंट कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो वॉल्यूम एलिमेंट भी कैलकुलेट कर चुके हैं, और वॉल्यूम एलिमेंट डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड इक्वल टू क्या है, डी वी है। तो इसकी जगह पर हम लोग डी वी भी लिख सकते हैं, ये डी वी भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हाँ याद रखना ये वॉल्यूम एलिमेंट है, क्या है ये, वॉल्यूम एलिमेंट है, वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, अब आके हम क्या करें, डी एन अपान डी वी कर लेते हैं, डी एन अपान डी वी कर लें, और एन ए टू दी पावर 3 ई टू दी पावर माइनस बीटा और वी स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई। अच्छा ये वैल्यू बता सकते हो क्या है, ये वैल्यू क्या है, तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, पर यूनिट भी ना लिखें तो पर वॉल्यूम लिख सकते हैं आप, ऐसा आपकी मर्जी हो तो पर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। अब आप बताओ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम एक तरीके की नंबर डेंसिटी हुई कि नहीं हुई, दिस इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी, इसी को हम लोग नंबर डेंसिटी कहते हैं। अब अगर नंबर डेंसिटी है तो उसको रो से लिखेंगे, यानी कि डी एन अपान डी वी इज इक्वल टू एन ए क्यूब ई टू दी पावर माइनस बीटा वी स्क्वायर। अब रो इज इक्वल टू ये फार्मूला मिला, एन ए क्यूब और ई टू दी पावर माइनस बीटा वी स्क्वायर, ये नंबर डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला मिल गया आपको। ठीक है, नंबर डेंसिटी होगा। इससे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और इससे पहले जो डी एन वाला इक्वेशन मैंने लिखा था उसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। कहाँ पर लिखा था, ये लिखा था,
ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। अब आगे देखो, यहाँ पर दिस फंक्शन, इसी को दिस फंक्शन इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसी को हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसी को, ठीक। अब हम जरा ग्राफ पर ध्यान दें और ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें थोड़ा सा। तो हम देखते हैं ग्राफ बिटवीन रो एंड बीटा वी स्क्वायर, इसके बीच में अगर हम ग्राफ देखें तो अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम जो वैल्यू लेंगे वो बीटा और वी स्क्वायर लेंगे, और वाई एक्सिस पर जो वैल्यू लेंगे वो एन ए स्क्वायर लेंगे, ठीक है, एन ए स्क्वायर लेंगे। और अगर हम बीटा वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें, बीटा वी स्क्वायर की वैल्यू 0 रखो। अब अगर बीटा वी स्क्वायर की वैल्यू आपने 0 रखा है तो एन ए और क्यूब और ई टू दी पावर माइनस बीटा वी स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, तो एन ए क्यूब हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये जो रो इज इक्वल टू एन ए क्यूब मिल रहा है, इसको रो लिख सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है? इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, यानी कि मान लो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कहीं पर है। अब आप क्या करो कि अब थोड़ी देर के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम ले लो, बीटा वी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप मैक्सिमम लेते हो तो रो इज इक्वल टू आप देखोगे एन ए और ए टू दी पावर माइनस ये वैल्यू अगर मैक्सिमम हो गई ये वैल्यू, तो ये तब भी क्या होगी? नेगेटिव में होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। अब अगर ये एक्सपोनेंशियली ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी। एक मिनट, ये इस तरीके से मिलेगी। थोड़ा सा इसमें ये इस तरीके से मिलेगी। अब अगर ये वैल्यू इस तरीके से मिलेगी तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये हमें बताना होगा। इन इक्वेशन 2 ये आप ऐसे समझ लो कि यही रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी जब बीटा ई की पावर माइनस बीटा वी स्क्वायर की वैल्यू जब 0 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी कुछ रख रहे हैं, 0 के अलावा कुछ रख रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन यही रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ठीक है। आगे अगर हम देखें इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2 में यहाँ पर 2 कांस्टेंट आए हैं। एक कांस्टेंट आया हुआ है हमारा ए और एक कांस्टेंट आया हुआ है बीटा, ठीक है। तो आर कांस्टेंट, ये दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट हैं। अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं तो इनकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो मान लो ए है तो उसकी वैल्यू हमारे पास, वो तो वैल्यू आपको पता ही होगा, 2 पाई के टी होता है, और बीटा की वैल्यू होता है m/2 kT होता है, ठीक है, ये उसकी वैल्यू होती है। और अगर मैं यहाँ से इसको हमें बीटा ना लिखकर बी लिखना चाहिए था, क्योंकि b इज इक्वल टू बीटा बाई 2 होता है। चलो अच्छा लिख दिया है तो यही वैल्यू रहने दो, इसी पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इट इज़ मोर यूजफुल टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड करने के लिए बहुत यूजफुल है इक्वेशन नंबर 2। इन बिटवीन, ये भी याद रखना, किसके बीच में? इन बिटवीन वेलोसिटी रेंज, किसके बीच में ये बहुत यूजफुल है? वेलोसिटी रेंज v2 v प्लस dv के बीच में, ये इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, जहाँ पर वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब आपने कहा था कि एक वेलोसिटी रेंज बी रेडियस का एक हमने क्या लिया था?
वी रेडियस का एक हमने स्फीयर खींचा था, और ये वी जेड है और वी एक्स है ये, और ये वी वाई है। और फिर हमने क्या किया था कि v प्लस डेल वी का एक रेडियस ड्रॉ किया था। ये हमने एक दूसरी रेडियस ली, तो एक का रेडियस है v और एक का रेडियस कितना है v प्लस डेल वी, इतने का रेडियस है। दो रेडियस का हमने एक वेलोसिटी स्पेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये है ओ पॉइंट, ये है ओ पॉइंट। हमारे पास दो वेलोसिटी रेडियस का दो स्फेयर है, ठीक है। एक का स्फेयर का रेडियस v है और एक स्फेयर का रेडियस v प्लस डी वी है, ठीक। अब इसका देखते हैं वॉल्यूम कितना होगा इनर और आउटर स्फेयर का। तो वॉल्यूम अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो वॉल्यूम बिटवीन इनर स्फेयर एंड आउटर स्फेयर कितना होगा इसका वॉल्यूम, आउटर स्फेयर। इसका वॉल्यूम हमको देखना है। तो देखो अब अगर हमें वॉल्यूम देखना है और वॉल्यूम का चेंज देखना है, कुल मिला के हमको देखना क्या है वॉल्यूम का चेंज, तो बी आउटर स्फेयर होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ इनर स्फेयर। या हम ऐसे लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फेयर, हमें यही देखना है। अब आउटर स्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। तो बाहर वाले का 4/3 पाई और आर ना होकर कितना हो जाएगा उसका वॉल्यूम v प्लस डेल वी का होल क्यूब, और माइनस दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 4/3 और v क्यूब। अब v क्यों हो रहा है मालूम है ना, कि इस वाले स्फेयर की रेडियस जो है वो रेडियस कितनी है v है, और इस वाले स्फेयर की रेडियस कितनी है जी v प्लस डी वी है। तो दोनों की अगर रेडियस इतनी है तो यही तो होगा उसका वॉल्यूम का चेंज। मतलब इस स्ट्रिप का वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा ना। बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो और इनर वाले स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करके माइनस कर दो, इस वेलोसिटी रेंज का हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। v प्लस डी वी के वेलोसिटी रेंज का वॉल्यूम पता चल जाएगा हमको। अब 4/3 पाई कामन करोगे तो v प्लस डेल वी का होल क्यूब और माइनस वी क्यूब हो जाएगा ये। और अब आप क्या करो इसको क्या करो कि ओपन कर लो 4/3 पाई और v क्यूब प्लस कितना हो जाएगा डेल वी क्यूब और प्लस 3v इंटू डेल वी का स्क्वायर और प्लस 3 और डेल वी इंटू वी स्क्वायर और माइनस वी क्यूब। हमने a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन कर लिया इसको। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ वैल्यू कैंसिल हो रहे हैं, कुछ वैल्यू कैंसिल हो रहे हैं। अगर वो वैल्यू को आप कैंसिल करोगे तो v क्यूब से v क्यूब कैंसिल होगा। और आप ये भी देख लो कि डेल v जो है ना वो डेल v के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो डेल v क्यूब तो और भी छोटा हो जाएगा v क्यूब के कंपैरिजन में। तो हम डेल v क्यूब और डेल वी स्क्वायर ये बहुत ही छोटा हो जाएगा वी स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, इन दोनों टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। अब इन दोनों टर्म को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4/3 और ये पाई बचेगा, और क्या बचेगा हमारे पास, ये टर्म नेगलेक्ट हो गया, ये टर्म यहाँ पर भी डेल वी स्क्वायर है ये भी नेगलेक्ट हो गया, तो ये बच रहा है 3 और डेल वी और इंटू वी स्क्वायर, ये टर्म बच रहा है। और ये टर्म बच रहा है तो इसी टर्म को हम लोग नोट करेंगे, और नोट करेंगे तो आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 4/3 पाई और इंटू 3 और वी स्क्वायर इंटू डेल वी, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और डी वी इज इक्वल टू 4 पाई और वी स्क्वायर कितना आ जाएगा ये वी स्क्वायर और इंटू डेल वी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट इन वेलोसिटी स्पेस, ये भी आप लिख लो, दिस इज वॉल्यूम एलिमेंट इन वेलोसिटी स्पेस में ये वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है। डी वी इज इक्वल टू इतना मिल गया आपको, ठीक है। तो ये वैल्यू आप नोट करके रखें, ये वैल्यू आप नोट करके रखें 4 पाई वी स्क्वायर डी वी, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वेलोसिटी रेंज, नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वेलोसिटी रेंज
वेलोसिटी रेंज v टू b प्लस डी वी। इस वेलोसिटी रेंज के अंदर हम देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट ये आपको गिवन है यहाँ पर। ये वेलोसिटी रेंज के अंदर जो ज़रा देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, तो चलो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपको डी एन वी इस वेलोसिटी और एन ए क्यूब और ई टू दी पावर माइनस बीटा वी स्क्वायर और डी वी की जो वैल्यू है वो हमने इतना कैलकुलेट किया है। कितना कैलकुलेट किया है? 4 पाई वी स्क्वायर और डी वी कैलकुलेट किया है, इतना कैलकुलेट किया है हमने, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया हमने। अब डी एन वी इज इक्वल टू कितना हो गया है? 4 पाई और एन ए क्यूब और वी स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस बीटा वी स्क्वायर और डी वी, ये हमको मिल गया। अब यहाँ से डी एन वी अपान डी वी अपान में कर लो और 4 पाई एन ए क्यूब और वी स्क्वायर और ई टू दी पावर माइनस बीटा वी स्क्वायर एज इट इज़ रहने दो आप। इसको क्या बोलोगे आप? तो इसको क्या बोलोगे आप कि दिस इज नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डबल एन रहेगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यही है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यही है बेटे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है यही। इसी को आप लोग लिखते हो, क्या लिखते हो? इसी को डी एन वी अपान डी वी को आप इसी को फंक्शन के तौर पर लिखते हो। और ये कितना होता है? 4 पाई एन ए क्यूब और वी स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस बीटा वी स्क्वायर। आप चाहो तो बीटा की वैल्यू भी रख लो। बीटा की वैल्यू कितनी होती है? मैंने पहले ही बता रखा है कि ए की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट एम अपान 2 पाई के टी और बीटा की वैल्यू आप रख लो एम अपान 2 के टी। दोनों वैल्यू रखो, फंक्शन क्या मिलेगा? एफ वी इज इक्वल टू आपको फंक्शन मिलेगा 4 पाई एन और ए की जगह पर आप रखोगे एम अपान 2 पाई के टी और ये पावर 1/2 और उसका भी पावर 3 है, ए की पावर 3 है तो इसकी भी पावर 3 मिलेगी आपको, ठीक है। और फिर ए की वैल्यू रख दिया, वी स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, ठीक है। और ई टू दी पावर माइनस बीटा की वैल्यू रखो तो एम अपान 2 के टी और वी स्क्वायर, ये वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा सही करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमको? 4 पाई एन और एम अपान 2 पाई के टी और पावर 3/2 और वी स्क्वायर आगे ही लिख लेते हैं, वी स्क्वायर यहाँ बीच में ठीक नहीं रहेगा, और एम भी स्क्वायर अपान 2 के टी। ये आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन का फार्मूला हो गया, फाइनल यही फंक्शन का फार्मूला होगा। इसे इक्वेशन नाम देते चलें। और कितना इक्वेशन हमने बना लिया है, कितना इक्वेशन बनाया है? इक्वेशन 2 बनाया है, फिर इक्वेशन 2 बना लिया है हमने, चलो ठीक है। यही कहीं पर मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट, नहीं ये दिस इज द नोन, ये इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलोगे? इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, ये इक्वेशन नंबर 3 होगा और ये इक्वेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा, ये इक्वेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया और वेलोसिटी में कोई अब प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, फंक्शन यहाँ पर बन गया है हमारा। चलो कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी देख लेते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट रिजल्ट दे सकता है। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करें, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम यहाँ से कितना इम्पोर्टेंट हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इक्वेशन जो है वो 4 से, इक्वेशन 4 से। चलो पहला इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि फर्स्ट, यहाँ पर कलर भी बदल लेते हैं, फर्स्ट है कि इफ़ v इक्वल टू 0 देन फ्रॉम इक्वेशन 4 देखो v की वैल्यू 0 रखो,
तो एफ वी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4πn² और v²। ठीक है, अब अगर v की वैल्यू हमने जीरो रख दी, v की वैल्यू जीरो रख दी, तो अब देख लो v की वैल्यू जीरो रखोगे ना तो ये वैल्यू जीरो हो गई और m अपान कितना हो जाएगा, 2πkt होल पावर 3/2 और e टू दी पावर, ये वैल्यू जीरो रखोगे तो यहाँ भी वैल्यू जीरो, पूरा का पूरा फंक्शन आपका जीरो हो गया, पूरा फंक्शन जीरो हो गया। अब पूरा फंक्शन अगर जीरो हो गया ना, तो अगर आप इस फंक्शन को यहाँ पर देखो dnv/dv लिखो, एफ वी इज इक्वल टू dnv/dv लिखते हो और फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो dn/dv करोगे तो dn की वैल्यू भी जीरो आ गई, और अगर dn की वैल्यू जीरो आ गई तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसका मतलब जीरो आ गया। और नंबर ऑफ पार्टिकल जीरो आने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल जीरो आने का मतलब, अच्छा एक चीज़ और, इसमें एक पार्ट तो किया, एक पार्ट और करते हैं, एक पार्ट और करते हैं कि इफ़ v इज़ इन्फिनिटी, चलो इन्फिनिटी रख लो, v इज़ इन्फिनिटी रख लो, और अगर आपने v की वैल्यू इन्फिनिटी रखी देन नंबर फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा 4π और n² और v की जगह पर इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर m/2πkt और होल पावर 3/2 e टू दी पावर इन्फिनिटी। अब फिर से एफ वी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, जीरो मिल जाएगी। एफ वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो होती है, जीरो से मल्टीप्लाई होगा सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ से फिर से dnv की वैल्यू जीरो मिल गई, ये फिर से ये वैल्यू जीरो मिल गई। अब क्या होगा कि जिस कंटेनर के अंदर आपने कुछ पार्टिकल भर रखा था, उस कंटेनर में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, dn यही बता रहा है, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज के अंदर कोई पार्टिकल है ही नहीं। क्या ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। इसका जो ये जीरो आ रहा है इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वेलोसिटी रेंज में रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी उनकी जीरो हो गई है, और जीरो हो गई तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी जीरो हो रहा है, और भी इन्फिनिटी पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जीरो हो रहा है। तो जो क्या बताएगा ये कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ही नहीं, जबकि हमने पार्टिकल देखा था वहाँ पर, ऑब्जर्वेशन था मेरा वहाँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जीरो हो जाए, ये नहीं पॉसिबल है। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या निकालोगे आप, सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या निकालोगे आप, सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या निकालोगे, सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ v² टर्म विल बी डोमिनेंट। अब स्मॉल वैल्यू अगर आप रखते हो v का, तो v² टर्म क्या करेगा, वो डोमिनेंट हो जाएगा। अगर v रखते हो बहुत स्मॉल वैल्यू, अगर स्मॉल वैल्यू रखते हो, मान लो 0.1 रखे और इसका स्क्वायर करो आप, v की वैल्यू कितना है इतना, अब v² करोगे तो 0.1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। अब आप सोच लो 0.5 रखे आप मान लो, तो 0.5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। अब जब इतनी छोटी वैल्यू आपने रख दिया, इतनी छोटी वैल्यू आपने रख दिया, तो v² वाला टर्म डोमिनेंट हो गया। समझ पा रहे हो ना बात आप। और अगर आप दूसरी वाली तरीके से देखें, बट फॉर लार्ज वैल्यू, अब अगर आप लार्ज वैल्यू रखते हो, लार्ज वैल्यू ऑफ v, तो अब e की पावर माइनस कितना है जी, e की पावर माइनस mv² kT है, माइनस mv² kT है। ये आता है ना उस वेलोसिटी फंक्शन वाले फार्मूले में, ऐसे कुछ करके आता है कि नहीं आता है लास्ट में। अब अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई तो e की वजह से ये वैल्यू डोमिनेंट हो जाएगी, ये वैल्यू डोमिनेंट हो जाएगी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑफ द लार्ज वैल्यू ऑफ v एक्सपोनेंशियली टर्म विल बी डोमिनेंट। अब ये डोमिनेंट करेगा टर्म को, यानी कि v की बहुत मैक्सिमम वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, v की बहुत मैक्सिमम वैल्यू भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, और v की बहुत स्मॉल वैल्यू भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से मिल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये मिल रहा है। नेक्स्ट है
दूसरी बात हम लोग करते हैं, दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन निकलता है, तीसरा इन्फॉर्मेशन। तो तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या निकल रहा है, तीसरा इन्फॉर्मेशन निकल रहा है कि इसका ग्राफ देखो आप, इसका हमें ग्राफ देखना होगा अब। और किसके किसके बीच में देखना होगा, डी एन वी अपॉन डी वी के बीच में और वी के बीच में एट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी पर। अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास जो है इधर वेलोसिटी है और इधर जो हमारा टर्म है वो डी एन वी अपॉन डी वी है, ये इधर वाला टर्म है जो कि फंक्शन एफ वी इज इक्वल टू है ये, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि बहुत लो वेलोसिटी रखते हैं तो वेलोसिटी के जीरो होने पर फंक्शन जीरो हो जाता है, तो यानी यहीं से स्टार्ट होगा ये फंक्शन। कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है। तो अगर हम बहुत हाई वेलोसिटी रखते हैं तो पार्टिकल तब भी एक्सेसिबल नहीं हो पाता है इसके अंदर। तो हम ये देखते हैं कि एक मीडियम रेंज में v टू v प्लस डी वी के अंदर ही हमारी सब कुछ अजम्पशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो हम उस पर अगर बात करें तो एक छोटा सा रेंज डी वी हम देख लें, अगर हमने डी वी देख लिया तो कहीं पर भी डी वी ले लो, मान लो कि हमने एक छोटा सा यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, एक ये एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट का हमें देखना है डी वी। तो ये एलिमेंट हमारा कितना है, डी वी है, ये एलिमेंट कितना है, डी वी है। इधर v की वैल्यू 0 है और यहाँ v की वैल्यू कुछ है, और यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये इतना, जो हम एलिमेंट ले रहे हैं ये सपोज कर लेते हैं कि डी एन वी अपॉन डी वी है, ठीक है, ये वैल्यू है। इसका एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालो कर दिखाओ ज़रा, एरिया ऑफ स्ट्रिप। अगर इसका एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालोगे तो क्या निकालोगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत पतला है ना ये, तो रेक्टेंगल मान सकते हो इसको आप। तो रेक्टेंगल जब मानोगे तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, और लेंथ इसकी कितनी है, डी एन वी अपॉन डी वी है, और ब्रेथ इसकी डी वी है, इसकी ब्रेथ डी वी है। डी वी से डी वी कैंसिल हो जाएगा और डी एन वी आ जाएगा। यानी कि एरिया अंडर द कर्व कितना आया, एरिया अंडर द कर्व कितना आया। अब आप सोचो एक स्ट्रिप का एरिया डी एन आया है, एक स्ट्रिप का एरिया डी एन आया है, और पूरे इस कर्व का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करो, इसी को आप इंटीग्रेट कर लो, अब आपको क्या मिलेगा, टोटल एन मिल जाएगा, इंटीग्रेट करोगे यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया आपको, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए आपको, ठीक। एरिया अंडर द ग्राफ देखें तो अगर मैंने टी टेम्परेचर पर देखा तो ऐसे कई सारे टेम्परेचर पर देख लें तो फिफ्थ इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा हमको, टेम्परेचर बदल कर देख लो आप। टेम्परेचर बदल कर देखते हैं तो अब देखते हैं कि टेम्परेचर बदल कर ये ग्राफ क्या देगा ये, ठीक है। इधर हमने v शो कर रखा है, इधर हमारा फंक्शन है एफ वी। तो हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर T1 होता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बन पा रहा है। एक मिनट रुको, ये ग्राफ बनेगा, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा और हमने टेम्परेचर को देखा, T1 टेम्परेचर पर देखा, फिर T2 टेम्परेचर पर देखें तो T2 टेम्परेचर पर देखा तो ये ग्राफ बना, और T3 टेम्परेचर पर देखा तो ग्राफ और फ्लैट हुआ। अच्छा, फ्लैट होगा तो ऊपर होता चला जाएगा, फ्लैट होगा तो ये ग्राफ और ऊपर होता चला जाएगा।
तो ग्राफ को फ्लैट करना है और ऐसे फ्लैट होता चला गया। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, ये टेम्परेचर 3 है। तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर ऐसे चेंज कर रहे हैं तो ग्राफ और फ्लैट होता चला गया है। और यहाँ एक बात याद रखना कि T1 हमारा जो है वो लेस देन T2 है, लेस देन T3 है। टेम्परेचर यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज करते चले गए हैं। लेकिन एक बात और याद रखना आप, यहाँ पर कई बातें आपको बताएंगे हम कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की संख्या जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो बढ़ रही है। देखो ये यहाँ अब देखो यहाँ पर ज़्यादा फ्लैट हो गया तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जा रहे होंगे जिनकी हाई वेलोसिटी है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं हम देखते हैं कि बहुत कम ही मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर बहुत कम ही मॉलिक्यूल्स हाई वेलोसिटी को अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स की संख्या तो बढ़ रही होगी जो ज़्यादा वेलोसिटी को अडॉप्ट कर रहे होंगे। ये देखो वेलोसिटी रेंज बढ़ रहा है और यहाँ पर भी यही काम मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आपको एक चीज़ देखने को मिलता है कि चाहे जो भी आप करो टेम्परेचर आप बढ़ाओ भले ही आपका ग्राफ फ्लैट होता चला जा रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है वो क्या है कि एरिया ऑफ द ग्राफ कम नहीं हो रहा है। एरिया ऑफ ग्राफ क्या नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। ग्राफ का एरिया जो है वो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से भी एरिया ऑफ ग्राफ कांस्टेंट होता है एट अ डिफरेंट टेम्परेचर टी पर भी। डिफरेंट टेम्परेचर टी हो तब भी एरिया ऑफ ग्राफ क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो ये हमने मैक्सवेल की जो वेलोसिटी ये क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड था, इससे हमने कुछ कंक्लूजन निकाला और इसके इक्वेशन को इसमें हमने ड्राइव किया। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।